हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया था, जिसके अंतर्गत ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो इसमें 140 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होने हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लास का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मसूरी मेडले नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके पास प्रोफेसर गणेश सैली, एस.पी. डबराल, ए. परमार या जी.सी. पांडे। तो दोस्तों, मसूरी मेडले नामक जो पुस्तक है वह है गणेश सैली की ये पुस्तक है, मसूरी मेडले। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, निम्न में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की कौन है? तो दोस्तों, जो सबसे कम उम्र में जिसने एवरेस्ट फतह की थी, तो वह है दोस्तों मालवथ पूर्णा। कौन है दोस्तों? मालवथ पूर्णा। इनकी उम्र जो है ये सबसे कम उम्र के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़के हैं। इनका नाम है दोस्तों मालवथ पूर्णा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, रमन अपना सिर नीचे पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो दोस्तों, बात करते हैं दिशाओं की। तो यहाँ पर हमारे पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी दिशाएं। अब जब रमन जो है अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है, तो यहाँ पर रमन का सिर है और आप इमेजिन करिए दोस्तों कि पश्चिम की ओर मुंह करके रमन पश्चिम दिशा की ओर है। तो अगर वो जो है उसका बाएं हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो पश्चिम की ओर मुंह करेगा तो दोस्तों दाएं हाथ नीचे की ओर आ जाएगा और बाएं हाथ जो है ऊपर की ओर आ जाएगा। तो जो ऊपर की ओर जो दिशा होगी दोस्तों वो होगी उत्तर दिशा। ठीक है, तो रमन की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों कौन सी दिशा में होगी? वो उत्तर दिशा में, वो पश्चिम दिशा में देखा है। और साथ ही उसका जो बायां हाथ है दोस्तों वो किस दिशा में होगा? वो उत्तर दिशा में रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 84 है, जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है? तो दोस्तों, जो जाट जनजाति समाज समाज है, ये जाट जनजाति का जो समाज है कितने भागों में बटा है दोस्तों? ये बटा है 3 भागों में। जाट जनजाति कितने भागों में बटी है दोस्तों? केवल 3 भागों में बटी हुई है जाट जनजाति। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2023 सॉरी दोस्तों, 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को मानित यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा कॉलेज संस्थान विश्वविद्यालय जो है जिसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था दोस्तों, वह है दोस्तों पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को जो दोस्तों 25 मार्च 2006 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, जो बद्रीदत्त पांडे की जो पुस्तक है वह है कुमाऊं का इतिहास। और ये बुक को दोस्तों ज़रूर पढ़ना चाहिए बद्रीदत्त पांडे की, जिसके अंतर्गत हमें जो है उत्तराखंड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? वह है कुमाऊं का इतिहास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को किस
सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था? तो डॉक्टर अजीत चंद कुंवर जो हैं, इन्हें किस वर्ष युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था 1981 में। 1981 में डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को जो है युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कीड़ा जड़ी यानी कि यारसा गुम्बा इसका नाम है। कीड़ा जड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है यारसा गुम्बा। ये क्या है? तो कीड़ा जड़ी क्या है दोस्तों? कीड़ा जड़ी दोस्तों ऑप्शन है आपके पास पर्वत, त्योहार, वस्त्र या औषधि। तो कीड़ा जड़ी दोस्तों एक प्रकार की औषधि होती है और इसको यारसा गुम्बा भी कहते हैं। तो कीड़ा जड़ी का उपनाम क्या है दोस्तों? यारसा गुम्बा। ये एक औषधि है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों जब दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए की आवश्यकता होती है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? करना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो दोस्तों ये है आपका कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो हमें दस्तावेज बनाने और संपादित करने और प्रिंट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो भारत पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था दोस्तों उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भीम सेकंड या विद्याधर। तो दोस्तों जब भारत पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था तो उसमें दिल्ली राज्य का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, वर्ष 2018-19 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है। तो दोस्तों 18-19 के जो बजट था उसमें जो है राजकोषीय घाटा कितना लक्षित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 3.3%। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है 2019 का है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 2018-19 के बजट के बारे में पूछा गया है। लेकिन अन्य कुछ 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चन दोस्तों कॉमन क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव के 12% व्यक्ति मधुमेह तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को दर्शाती है? तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर गांव के मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होता है और रक्तचाप से संबंधित जो पीड़ित लोग हैं टोटल 12+13%, टोटल मिला के दोस्तों हो गया 25%। तो इन जो सर्कल बनाए गए हैं इसमें 25% कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? 25% का तात्पर्य है दोस्तों कि आपका टोटल 4 हिस्से किया और उसमें से एक हिस्सा ले लिया। तो दोस्तों इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा जो टोटल 25% को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो इसमें एक भाग छायांकित है तो ये 25% को प्रदर्शित करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया था? तो मिशन सत्यनिष्ठ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये मिशन सत्यनिष्ठ जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था रेल मंत्रालय द्वारा। तो मिशन सत्यनिष्ठ किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? विदेश मंत्रालय द्वारा भी नहीं किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी नहीं किया गया, गृह मंत्रालय द्वारा भी नहीं किया गया। तो मिशन सत्यनिष्ठ किया गया था रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों?
वो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। कौन सा है दोस्तों विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग? उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों 95, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों, ये चेन्नई में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है दोस्तों, कोलकाता में भी नहीं है, ये है मुंबई में। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है मुंबई में, मुंबई शहर में है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। तो भारतीय संसद में क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? लोकसभा तथा और सभी मंत्रीगण बिल्कुल गलत है। लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति बिल्कुल गलत। लोकसभा तथा प्रधानमंत्री ये भी गलत। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर दोस्तों, ये रोज लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य तथा राष्ट्रपति मिलकर संयुक्त रूप से भारतीय संसद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी लोकसभा और सभी मंत्रीगण, यहाँ पर लोकसभा तो सही है बट सभी मंत्रीगण गलत है। लोकसभा, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ पर मुख्य नहीं है दोस्तों। भारतीय संसद के जो हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी जो है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वह है मैनाक पर्वत। क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है शिवालिक श्रेणी को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो एक्सेल में जो सभी फॉर्मूले हैं वो किस चिन्ह से शुरू होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों आपके इक्वल टू से। किससे शुरू होते हैं दोस्तों सभी फॉर्मूले? इक्वल टू से शुरू होते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो एक्सेल के सभी फॉर्मूले जो हैं इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? तो भारत के अंतर्गत नागरिक सेवा की शुरुआत किसने करी थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में नागरिक सेवा किसने शुरुआत करी थी? ये किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? मुद्रा का प्रमुख कार्य है दोस्तों विनिमय का माध्यम। एक तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है और दूसरा मूल्य का संचय करने का कार्य मुद्रा करती है। तो मुद्रा के दो कार्य हैं दोस्तों, एक तो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का संचय करना, ये मुद्रा के दो कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया। तो जो 2018 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था दोस्तों? ये मनाया गया था दोस्तों 1 से 7 सितंबर 2018 तक ये जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। 1 से 7 सितंबर 2018 में जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और यह पोषण सप्ताह दोस्तों 1 से 7 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है अभ्रक, ग्रेनाइट, नाइस या बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर इसका सही आंसर है दोस्तों। बलुआ पत्थर ही अवसादी सेल होता है, बाकी अभ्रक, ग्रेनाइट और नाइस जो है अवसादी सेल नहीं होते हैं, ये आग्नेय सेल होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 पर। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी और प्रजामंडल की मांग की थी टिहरी रियासत में, तो दोस्तों अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था? इनका नाम था विनय लक्ष्मी।
श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? विनय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नहीं था दोस्तों, रॉन्ग आंसर है। विनय लक्ष्मी था अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 पर। पश्चिम तटीय क्षेत्र मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है कोंकण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पश्चिम तटीय मैदान जो गोवा से केरल के मध्य में स्थित है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कोंकण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों। निम्न में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? तो किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था दोस्तों? वी गिरी, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या आर अम्बेडकर, या डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को जो है भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 105 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, 106 है। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो दोस्तों कौन सा झील ऐसा है जिसकी गहराई सबसे अधिक है? नैनी झील, भीमताल, नौकुचिया ताल, या सात ताल। तो कौन सी झील की गहराई सर्वाधिक है दोस्तों? वह है नौकुचिया ताल की गहराई जो है सर्वाधिक है दोस्तों। ठीक है, नौकुचिया ताल सबसे जो है गहरा झील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्लॉटर कार्य करता है, तो प्लॉटर क्या कार्य करता है दोस्तों? प्लॉटर इनपुट उपकरण के रूप में, आउटपुट उपकरण के रूप में, इनपुट और आउटपुट उपकरण के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्लॉटर होता है वो कार्य करता है आउटपुट उपकरण के रूप में। कंप्यूटर में जो है आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है प्लॉटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, चोलों ने, चालुक्यों ने, चंदेलों ने, या चौहानों ने। तो दोस्तों चारों आंसर जो है वह चौ से आधारित हैं। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो करवाया था दोस्तों वो किया था चंदेलों ने। किन्होंने किया था दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण? ये किया था दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। तो दोस्तों जो लघु उद्योगों के विकास हेतु जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन सी है? लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था का नाम है दोस्तों SIDBI। ठीक है, क्या है? SIDBI जो है ये लघु उद्योगों के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण संस्था का नाम है, SIDBI। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है दोस्तों। क्या होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 111 है। गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ से माना जाता है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत न्याय के देवता गोलू देवता हैं दोस्तों, उनका उद्भव स्थान कहाँ से माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास चंपावत, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बनता है दोस्तों चंपावत। तो गोलू देवता का जो उद्भव स्थान माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है चंपावत से। ठीक है दोस्तों, चंपावत को जो है गोलू देवता का उद्भव स्थान माना जाता है और ये उत्तराखंड के न्याय के देवता माने जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 112 है। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था? तो दोस्तों किस भाषा में किया था राय बहादुर ने? राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने गढ़वाल का इतिहास किस भाषा में प्रकाशित किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी में। किस भाषा में? अंग्रेजी में किया था दोस्तों। फिर इसका ट्रांसलेशन हिंदी और कुमाऊनी में किया गया था।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 113 प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1917 में। और कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन दोस्तों 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो जब ब्रिटिश शासनकाल चला था उसमें उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था दोस्तों? न्यायिक कार्य, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन, राजस्व एकत्र करना या समाज सेवा? तो ब्रिटिश काल शासनकाल में जो उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था दोस्तों, वो था राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, तो प्रधान का कार्य क्या था दोस्तों? राजस्व एकत्रित करना प्रधान का मुख्य कार्य था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लिया लाया जाता है दोस्तों? वो लाया जाता है रिंगाल। क्या होता है दोस्तों? रिंगाल। क्योंकि उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री जो बनती है उसको मोस्टा कहते हैं। मोस्टा को उत्पादित करने में कच्चे माल के रूप में रिंगाल का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। रिंगाल का यूज सबसे ज़्यादा होता है। बांस का भी होता है लेकिन उससे कम होता है। चीड़ के छाल, पांगर वृक्ष ये तो नहीं, बट रिंगाल और बांस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। लेकिन उसमें भी रिंगाल सबसे ज़्यादा मोस्टा को उत्पादित करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 में। ऐतिहासिक स्थल लाखों उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो ऐतिहासिक स्थल लाखों उडियार है वो जो है सुयाल नदी के तट पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस नदी के तट पे है लाखों उडियार? लाखों उडियार दोस्तों सुयाल नदी के तट पर स्थित है और ये जो है अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 117 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है? तो दोस्तों जो स्थानीय नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है वह है दोस्तों राउटर। कौन सा है दोस्तों? राउटर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। राउटर जो है स्थानीय नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1907 में। कब किया गया था दोस्तों? 1907 ईस्वी में जो है रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो तो दोस्तों जब 10 विद्यार्थी आपस में हाथ मिलाएंगे, आपस में समूह हाथ मिलाएंगे, तो कुल हाथ मिलाने की जो संख्या होगी दोस्तों वो होगी 45। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि हमें टोटल करना है 10 लोग। ठीक है, 10 लोग हाथ मिलाते हैं। 10 विद्यार्थियों ने हाथ मिलाना है लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी के पास 2 हाथ हैं। तो यहाँ पर जब हाथ मिलाएंगे तो दोस्तों क्या होगा कि इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 10C2 करेंगे दोस्तों। और सॉल्व कैसे होगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि 10 लोग हैं, प्रत्येक के पास 2 हाथ हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों 10 फैक्टोरियल 10 10C2 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 10 - 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 × 9 × 8 और फैक्टोरियल आ जाएगा। और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल गुणा 10 में से 2 घटा देंगे दोस्तों, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2 का भाग 10 में चले जाएगा 5 बार। तो 9 × 5 दोस्तों 45, यहाँ पर इसका आंसर मैथमेटिकल तरीके से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो दुग्ध ताल कहाँ स्थित है दोस्तों? दुग्ध ताल दोस्तों ये है चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले में बहुत सारे ताल हैं दोस्तों। तो इसमें से एक ताल ये भी है जिसको कहा जाता है दोस्तों दुग्ध ताल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो भारत की किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए आपको याद होगा कि मित्र पर गमछा झार, एक यहाँ पर मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों ये जो पहले पहले वर्ड है मित्र पर गमछा झार, ये जो है उन 9 राज्यों के नाम हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर र से झार में र आ रहा है तो राजस्थान हो गया, और छ से छत्तीसगढ़, गमछा में छ आ रहा है तो छत्तीसगढ़ हो गया, और मित्र में त्र जो आया है दोस्तों ये त्रिपुरा के लिए आया है, तो ये भी कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भी इस राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा जो है इसमें जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। ये वो राज्य हैं, राज्यों के पहले स्पेलिंग से पहले वर्ड हैं जो इन राज्यों के नामों को क्लियर करती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कूली बेगार वरदायस। कूली बेगार वरदायस के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो दोस्तों कूली बेगार वरदायस जो थी उस समय ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? उन्हें निःशुल्क राशन देना होता था। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क कूली की व्यवस्था करना नहीं, निःशुल्क सेवा करना भी नहीं, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना भी नहीं था, निःशुल्क राशन देना होता था। तो यहाँ पर कूली वरदायस इसको कहा जाता था, कूली बेगार वरदायस। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 में। तो 123 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1945 में। 1945 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित किसने करवाया था? तो दोस्तों अपने सिक्कों पर जो है अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह किसने अंकित करवाया था? ये करवाया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था अपने सिक्कों पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 125, बधानी बोली प्रचलित है। तो बधानी बोली जो है दोस्तों वो कहाँ प्रचलित है? ये दोस्तों पिंडर क्षेत्र में बधानी बोली बोली जाती है। बिनसर क्षेत्र में नहीं, पौड़ी क्षेत्र में नहीं, रुद्रप्रयाग क्षेत्र में नहीं, पिंडर क्षेत्र में जो है बधानी बोली प्रचलित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 126 है दोस्तों, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अल्मोड़ा के समीप जो बूटधारी सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? बसंती देव ने, कटारमल देव ने, असंती देव ने या जयसिंह देव ने? तो अल्मोड़ा में स्थित जो बूटधारी मंदिर है सूर्य मंदिर, इसका निर्माण करवाया था कटारमल देव ने। ठीक है दोस्तों, तो कटारमल का सूर्य मंदिर भी आपने सुना होगा। तो अल्मोड़ा के समीप बूटधारी सूर्य मंदिर का जो निर्माण किया गया वो कटारमल देव ने किया था, इसलिए इसको कटारमल का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? तो दोस्तों जब स्लाइड प्रस्तुति की जाती है तो एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को चयन करने के लिए टैब को दबाया जाता है, टैब। ठीक है दोस्तों, क्या दबाया जाता है? टैब को दबाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 है दोस्तों हमारे, कहता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती?
तो दोस्तों नैनीताल ज़िले की सीमाएँ जो काफ़ी प्रदेशों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी नैनीताल की नैनीताल ज़िले की सीमाएँ लगती हैं और बरेली की भी लगती हैं दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पर रामपुर की भी लगती हैं, लेकिन बिजनौर की जो हैं सीमाएँ नैनीताल ज़िले से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1872 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों 130 में। तो क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है महीपति शाह पहले शासक, फतेहपति शाह दूसरे शासक, पृथ्वीपति शाह तीसरे शासक और ललित शाह जो है चौथे शासक यहाँ पर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। पहले शासक जो है महीपति शाह, दूसरा फतेहपति शाह, महीपति, फतेहपति, पृथ्वीपति और ललित शाह। ठीक है दोस्तों, ये इसका कॉम्बिनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। तो गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत जो तलवार और ढाल के साथ जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नागार्जा, पांडव नृत्य, नरसिंह नृत्य या सरो नृत्य। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है दोस्तों वह है सरों नृत्य। क्या है दोस्तों? सरों सरों नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार के रूप में दिए थे? तो दोस्तों जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप स्वरूप दिए थे? तो उस शासक का नाम है दोस्तों श्याम शाह। श्याम शाह को जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार के रूप में दिए थे श्याम शाह को। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में। 133, अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार को कौन सा अलग करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों आपका नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण जो है दोस्तों वह है नैनीताल में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? तो दोस्तों प्रथम चंद शासक जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह हैं ज्ञानचंद्र। ठीक है, इन्हें गरुड़ ज्ञानचंद्र की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह है ज्ञानचंद्र और जिन्हें गरुड़ ज्ञानचंद्र की उपाधि मिली थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित प्रक्षेपात्र कौन सा है? तो दागो और भूल जाओ पद्धति पर जो आधारित प्रक्षेपात्र है दोस्तों वह है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है दोस्तों एक ऐसा प्रक्षेपात्र है जिसको दाग कर भूल जाना है, यानी कि उसको दागो और भूल जाओ पद्धति पर यह आधारित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो दोस्तों जो मूवी है बत्ती गुल फिल्म मीटर चालू, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है दोस्तों? वह हैं श्री नारायण सिंह।
कौन है दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक? ये हैं दोस्तों श्री नारायण सिंह जो है बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 138वां और यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। देशांतर जो रेखाओं की संख्या है ऑप्शन है 90, 180, 360 या 280। तो दोस्तों यहाँ पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो है 360। ठीक है दोस्तों, एक सर्कल पर बना हुआ केंद्र पर बना हुआ एंगल 360 डिग्री का होता है दोस्तों। तो वही उसी के हिसाब से याद कर सकते हैं 360। या देशांतर संख्याओं की संख्या याद करने के लिए आपने याद रखना है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से 5 कम कर लीजिए तो देशांतर रेखाओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 139 है, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल जो स्थापित हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1816 में। 1816 में कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल जो है स्थापित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों तार्किक क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 8 का 48, 48 माइनस इन दोनों को गुणा कर देंगे दोस्तों 48 माइनस 12 करेंगे 6 दूना 12, तो 48 में 12 घटाएंगे तो बीच में बचा है 36, बीच में 36 लिखा है दोस्तों। सेम एज इसको करते हैं तो 8 सता 56, 56 माइनस 5 दूना 10 करेंगे तो 56 में से 10 घटा देंगे तो दोस्तों आएगा 46, जो इसके बीच में 46 भरा हुआ है। तो ऐसे ही हमें तीसरा डिजिट करना है दोस्तों। तीसरे डिजिट में अगर आप देखें तो यहाँ पर किया गया है दोस्तों 10 सत्तर 70। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को मल्टीपल करके 70 हो जाएगा और 70 में से 6 को 24 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 70 में से 24 घटाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 46। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस बॉक्स के अंदर भरा जाएगा 46, यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी 46। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जो आज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और अपने साथी को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको नेक्स्ट क्लास के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और साथ ही आपके शेयर और सब्सक्रिप्शन से भी हमको हेल्प मिलती है दोस्तों। तो प्लीज़ ये काम भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट।